बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला। वेरी गुड ट्यूसडे मॉर्निंग कहते हैं, खाली मॉर्निंग नहीं कहते हैं। मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बाहर निकालें और थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन लाने की कोशिश करें अपने अंदर, इस उम्मीद के साथ। अच्छा, ये मेरा मसला है और समटाइम्स होता ही है कि जो एक ब्रॉडकास्टर का मसला होता है उसे लगता है कि शायद पूरी दुनिया का ही मसला है। तो आई नो आपका ये मसला नहीं है। आई होप यू हैव अ गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह में जो जुमला सुनने को मिला हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से कि आज सुबह सुबह ही गर्मी पड़ गई है, और ये अगले जो 2-3 महीने ये ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह ही गर्मी पड़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ कल हमने अच्छी खबर दी थी 2-3 दिन के बाद यस, इसी वीक के अंदर बारिश एक्सपेक्टेड है और इस बात होगी हमारी अल्लाह से हमारा थोड़ा बहुत राब्ता है। हम दुआएं मांगी, हम उस दुआएं मांग रहे हैं कि अच्छी जाली बारिश हो जाए। और वैसे जून के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मामूल से ज्यादा बारिश होगी, जो प्री मानसून होता है बेसिकली, उसमें मानसून भी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा आप दिल छोटा ना करें, मौसम अच्छा होगा। अच्छा, हौसला करो पाकिस्तानी, हौसला करो पाकिस्तानी। अच्छा, वैसे हम जब सुबह सुबह शो ओपन करे होते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं। अगर 10 होते हैं तो 10 में से 8 ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, मतलब आपके लिए बुरी खबर होती है, जैसे कि लोड शेडिंग, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि हुकूमती मामलात, नया टैक्स एंड ऑल। लेकिन फिर हम उसमें से कोई अच्छी खबर निकालने की कोशिश करते हैं कि लोग ये ना कहें कि सुबह सुबह हमारे प्रोड्यूसर सब कह रहे होते हैं ये कर ले आप, ये कर ले आप। तो जस्ट गेटिंग रिड ऑफ द बैड न्यूज़। हमने आज एक अच्छी खबर और एक है हमारे पास, आई थिंक आप देते हैं। अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? 21 साल तूबा हसन के हवाले से, जिन्होंने राय शुमारी में नामजद की जाने वाली अपनी कैप्टन बिस्मा मारूफ और जो एक जोशी की एक प्लेयर थी उनको पीछे छोड़ दिया है। वो आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी भी बन गई हैं। आप तूबा हसन के हवाले से आपको बताएं तो ओपनर हैं और बाएं हाथ से लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं, और साथ साथ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो अपना डेब्यू T20 मैच है उसमें 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेटें भी ली। बिल्कुल, और मैन ऑफ द मैच करार पाई थी इसी मैच के अंदर वो। इसके अलावा जो वोटिंग पैनल की रुकन और साबिक कप्तान सना मीर हैं, वो ये कहती हैं कि तूबा का डेब्यू पुरएतमाद और उनकी जो महारत है, जो क्रिकेटिंग स्किल जिसे कहते हैं, वो लाजवाब थी। उन्होंने कहा कि अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच को तूबा ने यादगार बनाया और बहुत इम्प्रेस किया, और इसी वजह से ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाई हैं। और ये एजाज़ तारीख में इनके साथ लिखा जाएगा, इस यंगस्टर के साथ, क्योंकि ये पहली प्लेयर ऑफ द मंथ हैं आईसीसी की पाकिस्तानी इंटरनेशनल। और हम उम्मीद करते हैं कि तूबा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। शी इज सो यंग, अभी पूरा करियर इनके सामने पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो विमेन क्रिकेट है इस पर किसी को तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है। भाई इतने टैलेंटेड लोग हैं हम, इतनी टैलेंटेड खवातीन है हमारी टीम बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी वीक हैं, लेकिन स्टिल इंशाल्लाह वे टू गो फॉर तूबा, और बहुत ज्यादा एक्सेल करें, अल्लाह करे। और बहुत सारी जो हमारी सपोर्ट है, हमारी दुआएं हैं, वो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के साथ रहती हैं हमेशा, और अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करती है। जनाब, शो में बहुत कुछ है एज यूजुअल। ये अच्छी खबर थी अभी तक के लिए, अब आगे हमें कोई मिलेगी तो हम आपको बुरी खबर हम आपको बुरी खबर देंगे। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। विफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश, पंजाब का बजट पेश करना बड़ा चैलेंज बन गया। बजट की कॉपियां तो बांट दी गई, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर डेडलॉक के बाइस बजट पेश ना हो सका। इजलास आज दोपहर 1 बजे बुला लिया गया। लॉन्ग मार्च के मौके पर घरों पर छापे और गिरफ्तारियां क्यों की? ऑपोजिशन ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में पेश करने का बड़ा मुतालबा कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालबे की मंजूरी तक ऐवान की कार्रवाई आगे ना बढ़ाने का वाज़े पैगाम। हुकूमत बेबस। अवाम को खुश करें या IMF को? बजट के बाद हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई। जुलाई तक पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। हुकूमत अवाम पर महंगाई का बोझ डालकर भी IMF को खुश ना कर सकी। कर्ज बहाली प्रोग्राम ताखीर का शिकार, मौशी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। धांधली का नया प्लान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग को जितवाने के लिए हमजा शहबाज और मरियम नवाज के हुक्म पर हल्का बंदियां कर रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर फिर संगीन इल्जामात लगा दिए। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर।
अच्छा जी, विफाक के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने 1332 अरब का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन को एक बार फिर मुबारकबाद हो। उनकी तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है, 1% ज़्यादा विफाक से। पंजाब में बजट इजलास के मुतालिक इस वक्त अजीब व गरीब सूरत हाल है एज़ यूजुअल, जो पिछले काफ़ी अर्से से एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन आपने सामने है। पंजाब में जो बजट है उसके इजलास की जो कार्रवाई है वो उससे पहले 2 बजे इस इजलास को तलब किया गया था और कार्रवाई पुरअमन तरीके से चलाने के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है इसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसमें अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, घरों पर छापे, गिरफ्तारियों और दीगर, आपको कुछ अर्सा पहले याद है जो जितने मामला हुए थे उस पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से ऐवान में आकर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस पर 6 घंटे बातचीत होती रही, मुज़ाकरात की 3 दौर हुए। बिलाखिर रात 8 बजे ये इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि जो लीगी रहनुमा है अता तारड़ साहब, उनको ऐवान से बाहर भेजा जाए और कहा गया कि जब तक अता तारड़ बाहर नहीं जाते बजट पेश नहीं होने देंगे। अता तारड़ ऐवान से बाहर गए तो स्पीकर ने पुराना मुतालबा दोहराते हुए आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने की रूलिंग दे दी। अजीब सी सूरत हाल है और कहा कि जब तक आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ईवान में नहीं आते बजट पेश नहीं होने देंगे। इस डेडलॉक पर पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड में हुकूमत अपोजिशन के सामने बिल्कुल हमें बेबस नजर आई और हुकूमती रहनुमा दिफाई पोजीशन पर नजर आए। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने नून लीग पर इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली के प्लान का इल्ज़ाम लगाया है। किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा से हुक्म लेता है। नून लीग को जितवाने के लिए हल्का बंदियां की जा रही हैं। इसी सारी सूरत हाल पे जो कल का एपिसोड हुआ वो क्या सिनेरियो बना और पंजाब का जो बजट है ये किस तरफ जाएगा, पेश होगा या नहीं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया इलियास भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली कल बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमें देखने को मिली, वैसे तो ये अनोखी नहीं है, आए रोज इजलास में इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। जरा आंखों देखा हाल तो बताइएगा। पंजाब असेंबली में जो पिछले दिन से मरतबा हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा मार धाड़ हुई और पुलिस आ गई, कल भी ऐसा ही हुआ कि पंजाब असेंबली के इजलास के एडवाइजरी कमेटी का जब इजलास हुआ उसमें कहा कि रूल्स के तय करते हैं कि रूल बिजनेस क्या होगा असेंबली का, कि आपस में क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, बजट को पास करवाएंगे। तो लेकिन जो अपोजिशन का था वो एक ही मौक़िफ़ था कि जी हमारे जो मुकदमात और घरों पर छापे मारें उसके लिए आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए असेंबली में, वो आके माफ़ी मांगे। तो इस तरह बात काफ़ी देर चलती रही, तल्ख कलामी भी हुई, आपस में बड़ी ऊंची बातचीत करते रहे। फिर बाद में ये तय हुआ कि जी आईजी और चीफ सेक्रेटरी आके ना अपनी वजाहत पेश करेंगे और वज़ीर कानून इस पर बातचीत करेंगे। जब वो असेंबली में आए तो असेंबली का इजलास फिर नहीं शुरू किया कि कायदे ऐवान आए, हमजा शहबाज साहब आए और आके बैठे, इधर इजलास शुरू तब करेंगे। जब वो भी आ गए तो फिर एतराज़ कर दिया कि जी ये अता तारड़ साहब क्यों आए, ये तो मुंतखब रुकन नहीं है। तो उसके बाद ये बड़ा चलता रहा, सार्जेंट आम आ गए कि उनको उठा के बाहर लेके जाए और उनको छोड़ के आया जाए, लेकिन वो अड़ गए। फिर इससे बातचीत काफ़ी देर चलती रही, लेकिन वो मार धाड़ वाली सूरत हाल नहीं पैदा हुई, लेकिन ये थी कि बड़ी टेंशन वाली हुकूमत इतनी बेबस क्यों नजर आती है अपोजिशन के सामने? हुकूमत में ख्याल इस वक्त बेबस इस तरह नजर आ रही है वो चाह रही है कि वो बजट पास करवा ले, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा होता है। पहली दफ़ा हुआ है कि बजट पेश किया और पास नहीं हो सका, यानी स्टार्ट नहीं कर सके। पहले उनके पास मिनिस्टर नहीं था, फिर अवैस लगारी साहब को लेके आए क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ तय नहीं पा सके कि पोर्टफोलियो के बारे में कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, तो ये मामला तय नहीं पाए। उसके बाद ये जब ये स्टार्ट हुआ सूरत हाल तो लेकिन डेडलॉक बरकरार रहा। फिर देखें वो जब दोबारा इजलास स्टार्ट करने लगे तो स्पीकर साहब ने कहा कि और बड़े यानी कि बड़े दिलचस्प सूरत हाल थी कि वो बस यही कह रहे थे अवान में आवाज़ें मछली मंडी बना। अच्छा इलियास भाई, ये जो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने के हवाले से उन्होंने कहा है, आपको लगता है कि ये जो आज इजलास होगा 1 बजे, ये मुतालबा पूरा हो सकता है? जी, मुस्लिम लीग नून है वो शायद नहीं करेगी इस पर। अच्छा, वो उनका अटल फैसला कि वो नहीं पेश करेंगे। वो कहते हैं कि अगर जैसे बता रहे थे कि अगर हम आईजी को लाके इधर माफ़ी मंगवाते हैं तो मोराल पुलिस का जो फोर्सेस का वो नीचे चले जाता है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी वगैरह का वो आके उन्होंने इंतकाम किया कि उन्होंने कहा जा रहा था कि जी उन्होंने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जो भी, तो वो जो अहकामात पर अमल दरामद करवाया तो उस किस तरह आके वो करें, उन्होंने तो अपने
काम किया, तो इसलिए हम वो नहीं उनको बुलाएंगे, इधर आने देंगे। तो अब ये सूरत टसल है। और हुकूमत की क्या डेडलॉक- हिकमत अमली है फिर, क्योंकि हुकूमत ये की- बजट तो हुकूमत का कंसर्न है ना। अभी हुकूमत इसके लिए मशावरत करी, एडवोकेट जनरल वगैरह से भी थोड़ी देर बाद मीटिंग्स कानूनी कोई करेंगे। रास्ता निकाला जाए। कानूनी रास्ता निकालेंगे कि बजट को किस तरह का, अगर बजट को अप्रूव नहीं करते तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो बजट है वो अप्रूव नहीं होगा, तो सैलरीज, सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें, अदारों को जो पैसे देना वो नहीं हो सकेगा लीगल। फिर उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है कि फेडरल गवर्नमेंट को बजट की भेजें, इमरजेंसी लगा के फेडरल गवर्नमेंट को भेजें, वो अप्रूव करते हैं, फिर आते हैं, फिर आके पैसे रिलीज होते हैं। तो ये तमाम एक जो तरीक़ाकार है, तो इसलिए अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो अच्छा, डेडलॉक थोड़ा सा हम अगर ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर ले तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में असम्बली को लेजिटिमेट नहीं मांगती, गैर कानूनी मानती है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहती है, और इसलिए वो कौमी असम्बली में नहीं बैठ रहे और इस्तीफे भी दे दिए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम अपोजिशन में भी जाके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है हम इस असम्बली को तस्लीम कर रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे। पंजाब में उन्हीं के लोग, मियां महमूद रशीद साहब को पार्लिमानी लीडर बना दिया, उन्हीं के लोग असम्बली में न सिर्फ बैठ रहे हैं बल्कि भरपूर अमल में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या पंजाब में वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, विफाक में है, या पॉलिसी मुख्तलिफ है, या महज इमरान खान साहब सियासत ही कर रहे हैं विफाक और पंजाब में अलग अलग? इधर ना इमरान एक अजीब सी सूरत हाल है पंजाब में। जैसे कि कल एक दिलचस्प सूरत हाल देखने आई कि कुछ अरकान थे पंजाब असम्बली के, PTI के, उनको हदायत जो आ रही थी कि आपने नहीं इजलास में उस वक्त तक जाना जब तक आपके मुतालबात नहीं मंजूर होते। यहाँ ये जो गवर्नमेंट PTI और Q लीग की गवर्नमेंट है, ये इनको जैसे कल कह रहे थे कायदे अवान हमजा शहबाज को, तो वो एक किस्म का तस्लीम ही कर रहे हैं। जैसे अपोजिशन लीडर भी इन्होंने रख लिया, पार्लिमानी लीडर भी रख लिया, और एक जो प्रोसेस है जो रुका हुआ था, जो बहरान था, वो दोबारा स्टार्ट हो गया। और वैसे तो वो गैर-आईनी कहते हैं गवर्नमेंट को कि जी ये गैर-आईनी तौर पर मुंतखब हुए, क्योंकि इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था उस टाइम, ये नहीं मान रहे थे कि जी प्रोसेस होगा, जिस तरह सारी सूरत हाल हुई। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक किस्म का मानते भी हैं और उसको गैर आईनी भी कहते हैं कि मुंतखब नहीं है, ये जो जी धांधली के साथ आए हैं सारी सूरत। तो वो लेकिन जो सूरत हाल है अजीब है, जबकि इनको ऊपर से जो इनकी जो गाइडेंस वगैरह आती है कि आपने नई इजलास में शिरकत करें, क्योंकि कल सबकी क्लास ऊपर से मुराद आपकी जो टॉप लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ की टॉप लीडर, क्योंकि कल तहरीक इंसाफ इजलास चलाना चाहते थे Q लीग वालों की जानब से, लेकिन PTI की जानब से था कि हम नहीं मानेंगे। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब ने कल किसान कन्वेंशन में कहा, इल्ज़ाम लगाया कि जी हल्का बंदियां जो हो रही हैं मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के कहने पे हो रही हैं, और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक डमी का सा किरदार अदा कर रहे हैं। जी, जनरल इलेक्शन के और जो बल्दियाती इलेक्शन होने उसके लिए हल्का बंदियाँ जो की जा रही थी, उस पर इनको बहुत सख्त एतराज़ है PTI क्योंकि हल्के चेंज हो जाएंगे, हल्के चेंज होते हैं। इन्होंने कहा कि धांधली होगी, और इसमें धांधली वो उनका अपना ठीक है, उनका PTI का है कि जी ये उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अदारा, खुद मुख्तार अदारा है इलेक्शन कमीशन, वो तो किसी के ताबे नहीं होता। लेकिन अब ये PTI की गवर्नमेंट के, आपको पता है शुरू से उनका एक इशू रहा है, तो और वो कहते हैं कि ये उनके कहने पे हो रहा है। ठीक है, वो खैर जो भी हुकूमत होती है जब वो नहीं जीती तो वो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगते हैं, ये तो हमारी एक हिस्ट्री रही है। आपकी किसी सियासी रहनुमा से, पंजाब की मैं बात करूँ, बात हुई हो, खासतौर पर हुकूमती किसी रहनुमा से बात हुई हो, क्या सोच रहे हैं आप, किन ग्राउंड पे सोच रहे हैं, कैसे लाएअमल कोई है माइंड में कि वो ऐसे आगे लेके चलेंगे? वो इसको कह रहे थे कि हमसे जो हमारी पार्टी में एक था कि जैसे अता तारड़ कर रहे थे कि हमने पहले तजवीज़ दी थी कि तहरीक अदम एतमाद लेके आई जाए स्पीकर के खिलाफ, और इनको ख़त्म किया जाए ताकि स्मूथ एक प्रोसेस चल सके। लेकिन कहते पार्टी ने कहा कि नहीं अभी ये छोड़ें, बजट को पहले अप्रूव करो। लेकिन जैसे बजट को अप्रूव कराए तो वो सारा मसला उधर का उधर रह गया। तो कहते कि जी हम अब फिर सुबह इस पर बैठेंगे और इस पर बात, क्योंकि रात काफ़ी देर तक 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो सारे बैठे थे, और वो बड़ा जैसे आपने गवर्नमेंट के जो MPs थे, जो थे जिनको भी पोर्टफोलियो नहीं मिले, मिनिस्टर्स वगैरह, लॉ मिनिस्टर लॉ वगैरह, सारे थे कहते थे हम लूजर हैं एक किस्म के आज के, कि हम अपना बजट अप्रूव नहीं करवा सका, क्योंकि अच्छा ये कन्फेशन कर रहे थे जी हाँ जी, क्योंकि वो कह रहे थे कि बजट जिस दिन पेश किया जाता है हिस्ट्री में है कि उसी दिन बजट तकरीर हो जाती है और सारा हो जाता है बजट। लेकिन यहाँ तो बजट ही नहीं पेश करने दिया, स्पीच ही नहीं करने दिए, क्योंकि तो इसकी यह सब क्या आपको वजह नजर आती है? मतलब अगर विफाक में कंपैरेटिवली ऑपोजिशन ने बहुत अच्छी सियासत की अगर हम बात करें, उन्होंने कामयाबी हासिल की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, स्पीकर को हटा दिया,
फिर उसके बाद ऑपोजिशन से भी उनको निकाल दिया, ऑपोजिशन लीडर भी अपनी मर्जी का बनवा लिया राजा रियाज साहब। तो ओवरऑल वहां पे एक जैसे कहता है ना कि दे आर डोमिनेटिंग। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, दो के पीपल्स पार्टी उनके साथ है, लेकिन इतनी डोमिनेंस नजर नहीं आती। क्या कहीं ना कहीं जरदारी फैक्टर है जो पंजाब में इतना रोल प्ले नहीं करा, तो नून लीग बेहतर फैसले नहीं कर पा रही, पॉलिटिकली नुकसान उठा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई और फैक्टर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कल तो हमने यहाँ तक सुना कि अगर हमजा शहबाज अगर खुद फैसले नहीं कर सकते तो वो जरदारी साहब को दे दें ये वजारत। अच्छा, कि ये बातें सुनने को मिल नहीं रही थी कि अगर फैसले खुद करें, क्योंकि जब भी ये चलते हैं अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। अभी तो दो अपोजिशन के जो रहनुमा अलीम खान और जंगीर तरीन, वो उनके जो गैर फाल हो गए, मुनहरफ जो अरकान थे वो साइड पर चले गए, उनको इलेक्शन कमीशन ने साइड पर कर दिया। अगर वो चलते तो फिर और इनके लिए प्रॉब्लम होती है। अभी तो एक जरदारी साहब से इनसे बातचीत नहीं हो रही। एक मुलाकात तो वैसे हमजा साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात होगी और वो लाहौर में आए हुए थे परसों, और वो चेकअप के लिए अपने आए थे और मुलाकातें करने के लिए लाहौर में आए थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में जैसे पोर्टफोलियो नहीं कर सके कि वजीर खजाना इनका होगा कि उनका होगा, ये डिसाइड नहीं हो सका 2-3 दफ़ा। और वो जो है 20 जो अरकान असम्बली थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो हल्फ नहीं ले सके क्योंकि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी के 7 अरकान है, सातों के सातों को कोई 5 को वजारत मिल जाएगी, 2 को मशीर बना दिया जाएगा। ये तमाम मामला उनके तय पा गए। लेकिन अभी पोर्टफोलियो का कि कौन से किसके पास क्या पोर्टफोलियो। ठीक है, वक्त में आखिरी सवाल मेरा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा करिए कि जनरल इलेक्शन हो। इमरान खान साहब ने कल भी किसान कन्वेंशन के अंदर कहा कि 1.5 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और हम जनरल इलेक्शन पे जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब वो तमाम वो अमल कर रहे हैं जो कि सारे प्रोसेस का हिस्सा है, यानी कि उन्होंने अपने ज़िमनी इंतखाबात के लिए PTI के उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए। हालांकि असूली तौर पर अगर वो इलेक्शंस की बात करें तो फिर उन्हें किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं लेना चाहिए जो इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कराने की जानिब लेके जाएगा। कल टिकट्स भी उन्होंने जारी कर दिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, उन्हें कौमी असम्बली का तजर्बा हुआ है, खाली अगर सीट छोड़ देंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगी। गवर्नमेंट जो इस वक्त जो माजी में अपोजिशन थे, अब गवर्नमेंट थी नून लीग के लिए और उनकी इत्तेहादी जमातों के लिए इजी हो जाता है काम करना। जैसे अपोजिशन लीडर भी उन्होंने खुद बना लिया। अगर पंजाब में या बलूचिस्तान किसी जगह और छोड़ते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। उनके लिए ये हो जाएगा कि वो बिल्कुल स्पेस एक फ्री मिल जाएगी, गवर्नमेंट जिस तरह मर्जी करेंगे, जैसे वो अपना काम करना चाहते हैं, अपना टारगेट है वो अचीव कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने नैब के बारे में, जैसे जिंदगी में पहली बार हमने बजट तकरीर सुनी, कभी नहीं सुनी थी हमने, हमेशा शोर होता है, पहली दफा हमने सुनी। तो अब ये सूरत हाल है, वो चाहते हैं कि इनको टफ टाइम दें। देखें पंजाब में कितनी देर गवर्नर को एक रोके रखा, वो ये चाहते हैं कि कोई सीट छोड़ी ना जाए और इधर है। पंजाब में अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, इनके अरकान की तादाद बराबर है, क्योंकि अगर इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन में कोई सीटों का होता है तो फिर एक टफ टाइम दिया, टफ टाइम होगा और नंबर गेम चेंज भी हो सकता है। नंबर गेम चेंज ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच लियास पे, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। अभी जो पंजाब की सूरत हाल है जी, उस पर हम बात कर रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। कुछ अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन स्टिल जी उम्मीद करते हैं कि जो बहरान कह ले एक तरह का जो पंजाब के अंदर जारी है काफी हद तक सॉर्ट हो और बेहतर हो पंजाब के अवाम के लिए। हाँ, लोगों की तनख्वाहें आए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी हीरो से वैसे तो काफी अर्से से करा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। पाकिस्तानी दुनिया भर में जो कह लें अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने पिछले हफ्ते देखा कि फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर 30 की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानियों ने जगह बनाई, जिसमें से 2 से तो मुलाकात हम आपकी करवा चुके हैं और तीसरे पाकिस्तानी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन अहमद के हवाले से हम बात करें, इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें तो जनाब ये एक ब्रांड है, को फाउंडर है इसके रास्ता। ये एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड है जो दुनिया भर में जो कह ले बहुत सारे नोन सेलिब्रिटीज इनके कपड़े पहन चुके हैं और इनका जो परसेप्शन है, इनका ब्रांड का जो फोकस है वो यही है कि मेड इन पाकिस्तान और जो साउथ एशियन फैशन है उसको पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया जाए और लोगों को उससे अवेयरनेस दिलाई जाए। ये जो हेरिटेज और कल्चर के मिक्सचर से जो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली उस पर हम बात करेंगे। ज़ैन अहमद के कपड़े करण जौहर हो या रेज अहमद हो जिनको ऑस्कर मिला है, हर कोई पहन चुका है और इस वक्त ज़ैन हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू एक्सप्रेसो ज़ैन, कैसे हैं आप? I'm good. आप लोग कैसे हैं? It's great to have you. जबरदस्त छा गए। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह, जब भी एक आर्टिस्ट के काम को रिकग्निशन मिलती है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग।
जी, इट फील्स रियली गुड बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो काफी देर से जिसके बारे में मैं ना कि सिर्फ ड्रीम कर रहा हूँ बल्कि उसकी तरफ एक्टिवली काम भी कर रहा था कि कुछ इस तरह का करें which is recognized internationally and अभी तो बहुत काम बाकी है. This is just a drop in the ocean. जबरदस्त. ज़ैन, थोड़ा सा अपने इस ब्रांड के हवाले से, ऑब्वियसली जब आप एक ब्रांड को या किसी अपने वेंचर को स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एक टारगेट होता है, गोल होता है, और एक उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी स्ट्रगल्स भी होती हैं. सो अपनी इस जर्नी को अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, दैट विल बी ग्रेट. जी बिल्कुल. ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने इंटायरली बूटस्ट्रैप किया था और इस प्रोजेक्ट का जो अंगाज है वो इसी नीयत से हुआ था कि इंटरनेशनली मेड इन पाकिस्तान का जो एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन है ना उसको चेंज किया जाए. अगर आप देखें दुनिया की सबसे अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सम ऑफ इट एटलीस्ट हैपेंस इन पाकिस्तान. दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं लेकिन क्रेडिट जो है वो नाइकी या एडिडास को जाता है, पाकिस्तान को नहीं जाता. Hugo Boss, Gucci, some of these brands manufacture their clothes in Pakistan, but again credit उनको जा रहा होता है. तो नीयत सिर्फ यही थी कि क्यों ना हम ऐसी कोई चीज बनाएं जो कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली परसेप्शन है उसको भी चेंज कर सके और साथ में जो हमारी हेरिटेज, कल्चर और आर्टिजनशिप है उसको भी हम प्रमोट कर सकें. That's amazing. अच्छा, चूंकि आपका जो ब्रांड है इट्स अ स्ट्रीट वेयर ब्रांड और ये लिंक हो जाता है कहीं ना कहीं उस जगह के कल्चर से भी, जिस जगह पे इसको बेचा जा रहा है, जैसे कि लोगों को आप पहनाना चाह रहे हैं. तो आई थिंक अगर एशिया हो और यूरोप हो या दीगर जो रीजन है उनमें फ़र्क हो जाता है. तो फिर आप पाकिस्तान में रहते हुए जब ऐसे कपड़े बना रहे हैं जैसे आप चाहते हैं कि वो हर जगह पे पहने जाएं, तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन ज़रूर होना चाहिए. तो इसमें कॉमन महज जहन का माइंड है, आइडियाज़ हैं, या फिर आप बाकायदा तौर पे उनके कल्चर्स को लेकर बना रहे हैं कपड़े? इसके पीछे क्या साइंस है, ज़रा बताइए हमें. इसके पीछे अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो साइंस तो इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, बट मेरा सिर्फ गोल यही होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो कि बिल्कुल ही मेरी क्रिएटिविटी को ना ट्रांसपेरेंटली प्रोजेक्ट कर सके. आई डोंट थिंक अबाउट सेल्स रिपोर्ट्स, ट्रेंड रिपोर्ट्स. आगे अगर कस्टमर ने लेना है तो वो मेरे हाथ में नहीं है. मेरा काम है कि मैं ऑथेंटिकली एक चीज को क्रिएट करूं और फिर आगे द कस्टमर लाइक्स इट देन ही बाइज इट. एंड व्हाट्स हैपनिंग इज दैट the same products that are being bought in Pakistan, वही same products जो हैं वो हमारे यूके में कस्टमर्स भी ले रहे हैं, यूएस में भी ले रहे हैं, जर्मनी में भी ले रहे हैं. तो क्या मुझे लगता है आई थिंक हमें अपना माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा इन द सेंस दैट वी नीड टू स्टार्ट बिलीविंग कि हमारी जो चीजें हैं ना दे कैन बी internationally renowned, and that's starting to happen with Pakistan, not just in fashion. फिल्म में भी आप देख लें हमारी जो कारकर्दगी है वो इंटरनेशनली काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है. एक ये भी प्रॉब्लम रहता है आप जैसे डिजाइनर से, जो बायर है या जो कंज्यूमर है, कि वो जब थोड़ा इनफैक्ट क्या जब ग्रो करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की रिकग्निशन मार्केट के अंदर शुरू होती है, तो उनकी एक्सेस से बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा प्राइसी हो जाते हैं. और अब एक जो कहना चाहिए कि दरमियानी किस्म की इनकम रखने वाला बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. बिल्कुल नीश किस्म की जो ऑडियंस है उसको आप लोग वो आपको रीच आउट कर सकते हैं. तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं दे शुड बी फॉर द पीपल जो कि यूजुअली चलें, बिल्कुल आम आदमी के लिए ना भी हो लेकिन एक ज्यादा तबके के लिए हो? जी, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसी लाइन स्टार्ट करें जो कि मैसेज को भी टारगेट कर सके पाकिस्तान में. बट यू हैव टू रियलाइज कि फैशन के अंदर ना डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं. तो हमारी जो नीश है उसका मेन गोल ये नहीं है कि हम एक्सपेंसिव कपड़े बना के अमीर आदमी को बेचें. मेरा मेन गोल ये है कि मैं इस प्राइस पॉइंट के थ्रू अपने कारीगरों को एक ऐसी वेज दे सकूं जिसके थ्रू वो जस्टिफाई कर सकें कि हाँ हमने रास्ता के साथ काम करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इस वक्त जितने भी हमारे कारीगर हैं वो 5 से 10 गुना ज्यादा इनकम बना रहे हैं जो कि वो यूजुअली पाकिस्तान में बनाते हैं. मैं एक और आपको एग्जांपल दूं. हमारे कुछ जो आर्टिजन्स हैं उनकी अपनी प्रोडक्ट्स अब वेबसाइट पे बिकती हैं. जो ब्लॉक प्रिंटर पाकिस्तान में मजबूर होकर 5-6 हजार रुपए की चादर बेच रहा था, आज वो $300 की हमारी वेबसाइट पे
block printed चादर बेचता है and he keeps all of the money. So there's a big social cause behind the business as well, and that is why we've priced ourselves in a way to actually protect the integrity of the brand. लवली लवली। अच्छा ज़ैन, ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के कप को हमने देखा है रास्ता के कपड़े पहने हुए। सो हाउ वाज दैट फीलिंग? ऑब्वियसली जब आपका जो एक टारगेट था, आपके ब्रांड का जो एक मोटिव था कि आप लोगों ने तमाम मेड इन पाकिस्तान को इंटरनेशनली लेकर जाना है, उसका परसेप्शन चेंज करना है लोगों के माइंड में। सो जब आपके कपड़े पहने, हाउ वाज द फीलिंग? ऑब्वियसली ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ होती है क्योंकि नॉर्मली हर ब्रांड की एक्सेस इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक नहीं होती, और वो कोशिश भी करें तो बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज को हम नाम ले सकते हैं जिनके कपड़े इस तरह के लोगों ने पहने हो। जी, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और अगर मैं आपको बताऊं, जब इन सेलिब्रिटीज के साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है और उनको आगे जाके पता चलता है कि ब्रांड के रूट्स और ओरिजिन्स क्या हैं, तो वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज they're not used to consuming products from Pakistan. And I think this can sort of be a barometer, benchmark for other brands to start engaging internationally as well. We need to have faith in ourselves, our art, our products, our culture, and realize के जो international market है वो अब थोड़ी receptive हो रही है to South Asia, and we have a chance to lay mark in the international audience as well. आप बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं माशाल्लाह, दैट्स व्हाई आपको रिकग्नाइज किया दुनिया के बहुत बड़े मैगजीन ने, और आई थिंक इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और एक बहुत लंबा रास्ता है आपके ब्रांड नेम की तरह जो आपने तय करना है। कहाँ तक जाना है? व्हाट आर योर प्लान्स ज़ैन? जी, अभी तो like I said, this is just a drop in the ocean. In fact, I'm not letting it affect, my future plans. The goals are to eventually have 2 to 3 flagship stores internationally. एक लाहौर में भी हो. We want a flagship store in New York and in London. And जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको हमने सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं ही रिस्ट्रिक्ट करना, ये यूनाइटेड स्टेट्स तक ही नहीं रिस्ट्रिक्ट करना। हम चाहते हैं कि रास्ता जो है ग्लोबल ब्रांड बन जाए। जिस तरह जब अगर मैं आपको लुई विटॉन या गुची का नाम लूं, you won't say it's they're French or Italian designers. Exactly. You would say that they're global brands. Okay, shortly, so we need to look at our personality जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप कपड़े बनाएं या जो चाहते हैं आपके वो पहने आपके कपड़े, कोई ऐसी शख्सियत आपके जहन में? I would say Drake, the rapper, and then the actor, director, producer Zia Mohyuddin. Wow. Totally opposite personality. Obviously, then जिस तरह से आपके कपड़े हैं, मतलब वो इमेजिन कि अगर ज़िया मोहिउद्दीन इस तरह के कपड़े पहने, I was wondering कि उनको कैसे लगेंगे। बस मेरा आप शूट करवा दें उनके साथ and I will be the happiest man. सर बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। It's really great to know your ideas and thank you very much for joining us. बहुत शुक्रिया। बड़ी इंस्पायरिंग और बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी since it's just started। हमें तो लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता इंशाल्लाह आपने करना है। So Zain was with us जी, Forbes 30 अंदर 30 के अंदर इनका नाम आया है और इनका ब्रांड इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना रहे हैं। Of course it's made in Pakistan. Wow. That's the best thing. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, और आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान जैसे ममालिक को लेकर बिलखुसूस और दुनिया भर को लेकर बिलूम। बहुत ही अहम दिन है। ब्लड डोनर्स डे आज मनाया जा रहा है, यानी कि खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रगों में दौड़ते खून से इंसानी ज़िंदगी की डोर बंदी है, हमें यह मालूम है। रज़ाकाराना खून अतिया करने वाले अफराद का किरदार यकीनी तौर पर किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। खून का अतिया मिलने से ज़िंदगी की जंग लड़ते मरीजों में जीने की एक नई उम्मीद पैदा होती है। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें बर वक्त खून न मिले तो उनकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। खून अतिया करने के आलमी दिन को मनाने का मकसद भी खून देकर कीमती इंसानी जान बचाने का शऊर उजागर करना है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर खून का अतिया किया जाए तो ये खून की कमी का सबब बनता है, और ना ही जिस्मानी कमजोरी का, बल्कि कुदरती अमल के जरिए पहले से ज्यादा खून बनता है उन लोगों का जो कि ब्लड डोनेट करते हैं। खून की अदम दस्तयाबी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कई अमवात हो भी रही हैं और बहुत सारे मरीज जो हैं वो अलालत का शिकार भी हैं। खून की जो ट्रांसफ्यूजन है और मुंतकिली है, उससे हर साल लाखों अफराद की जानें बच जाती हैं, और इसकी मदद से जो जानलेवा बीमारियां हैं उसका शिकार मरीजों को जो ज़िंदगी है उनकी, उसका मयार बेहतर हो सकता है, जैसे कि थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, जो खून की कमी एनीमिया कहते हैं, जैसे कैंसर, गुर्दे की खराबी हो, डायलिसिस हो, बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है खून का ज़्यादा
ज़्यादा बह जाना हो या कार्डियक बाईपास हो, इसके अलावा कोई सर्जरी हो, और बहुत सारे ब्लड बैंक्स में खून ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जान की बाजी भी हार जाते हैं। आज का दिन मनाने का पर्पस भी यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ब्लड डोनेट करें, आप इससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगियां बचा सकते हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ है जिससे कई लोग, जिस तरह से हमने कहा कि बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता है, ओवरऑल बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनके लिए बहुत जो कह लें हेल्पफुल हो जाता है। और आज का दिन बेसिकली यही पर्पस है कि ब्लड डोनेट करें, आपका खून का अतिया किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से ये नहीं कर पाते। मतलब मेरी कब से नियत है कि मैं जाके ब्लड डोनेट करूं, लेकिन इसलिए नहीं किया कि एक सुस्ती है, बाकायदा तौर पे वक्त निकाल के हम जा नहीं सकते। मुझे लगता है थोड़ी सी एफर्ट अगर कर लें तो क्या पता हमारी वो थोड़ी सी एफर्ट किसी का घर बचा ले, किसी की जान बचा ले और किसी का खानदान बचा ले। ये भी और हमने थैलेसीमिया के हवाले से शो भी किए। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को इस तरह से भी वो बेचारे तो जिंदा ही खून पे रहते हैं, खून मिलता रहता है तो वो बच्चे जिंदा रहते हैं। उनकी उम्र भी थोड़ी सी होती है, वो एक सर्टेन एज के बाद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। और अगर खून ना मिले उन बच्चों को तो बड़ी पेन्स होती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए जीना। तो आई थिंक ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किताबी बातें नहीं, सिर्फ टीवी शो की हद तक नहीं। अगर आज के दिन आप खून अतिया कर सकें तो इसका सवाब थोड़ा सा हमें भी मिलेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि करें। तो लेट्स डू इट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होता है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें आज सारा बलोच हमारी मुलाकात करवा रही है बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर सायरा रिजवान से। क्या बातें की, देखते हैं आज का मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे घर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। दोस्तों, हमने बहुत सारे शोबों के ऊपर बात की है इससे पहले, पर आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जहाँ मेरा मेहमान हमें अपने डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताएगा। हमने अक्सर देखा है कि हम एक ही शोबे में बहुत अरसा काम करते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं, पर मेरा आज का मेहमान बड़ा ख़ास है। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वेरियस फील्ड्स में महारत हासिल की। मैं आज एज ए वुमेन ये जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे बढ़ जाती हैं, उन्होंने कैसे फ्रॉम टीचिंग टू पाकिस्तान नेवी टू फैशन डिज़ाइनर अपने इस सफ़र में महारत हासिल की। हम मौजूद हैं आज सायरा रिजवान के घर। बहुत खूबसूरत घर है, आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितने खूबसूरत यहाँ पे पेट्स हैं। आज हम करेंगे बहुत सारी बातें, वो सारी बातें जो शायद एक औरत जानना चाहती है, एक कामयाब औरत से। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी सायरा रिजवान के पास हमारे लिए आज क्या बातें हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसे हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? आई एम गुड, आई लव योर हाउस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच और आई वेलकम यू कि आप मेरे घर पे आए हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर, क्योंकि आपने मेजरली मुझे देखा है अपने सारे शोज में कि मैंने ड्रेसेस पहने होते हैं खूबसूरत खूबसूरत इनके। आज भी मैंने इनका ये जोड़ा पहना है। हम फैशन डिजाइनिंग के हवाले से बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मिलवाएं हमें अपने पेट से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पहले वो जो दो जा रहे हैं, ये कूंज है साइबेरियन, बहुत फ्रेंडली एनिमल भी है ये और खूबसूरत भी है, बहुत खूबसूरत। हमारे ऐसे ही घूमते रहते हैं घर में। देखें, ये घूमने की बात हो रही है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ अस। ओह माय गॉड, लुक एट दीस। अच्छा, ये कबूतर हैं, ठीक है, और ये इनके साथ जो है वो मुर्गियां हैं और इनकी भी स्पेशलिटी है, ये गोल्डन पफ हैं। ये बड़ा अच्छा घर है भी, यहाँ पे घर में देसी मुर्गियों के अंडे भी हैं और शायद किचन फार्म भी है। हाँ, किचन गार्डन भी है। वहाँ पे हमने भिंडियाँ आजकल मौसम में चल रही हैं और खीरे लगे हुए हैं, हरी मिर्च लगी हुई है। यहाँ आके देखें जरा, ये रैबिट मुझे नजर आ रहे हैं और ये मोर। ये मोर है? हाँ जी, ये मोर है। ये मोरनी है। ये मोर और है। मोर खूबसूरत होता है ज्यादा। हाँ, वही मैं देख रही थी। वो मोर है। Oh my God, माशाल्लाह। ठीक है, ये डांस भी करता है समटाइम्स। ये अपने मुंह पे करेगा? हाँ, अपने मूड पे करेगा। पिछली मेरे गेट टुगेदर पे आई डोंट नो, वो बहुत अच्छा इसने डांस किया था। हम बैठ भी जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने दोस्तों को बताएं कि आपके घर में किस किस ब्रीड की जो है ना ये मुर्गियाँ मौजूद। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो हेल्दी सी हैं बहुत ज़्यादा, दीज आर कॉल्ड लाइसोसिक्स, और ये जो है इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया होती हैं। इनका जो एग्स हैं और उम्मे सुलेमानी के भी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं जी। इसके अलावा एक ब्रीड है, वो बेंटन है, चाइनीज़ है। वो उसका कद आप देखें छोटा सा है, हालांकि उसके पाँव भी जो है ना, उसके पाँव पे भी बहुत ज़्यादा बाल है, लेकिन छोटे से बेंटन कहलाते हैं। You have a journey. We all have our journey, right?
किस तरीके से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में आपको गोल्ड मेडल मिला, फिर उसके बाद शूटिंग में मिला गोल्ड मेडल, तो ये क्या कहानी है? योर लाइफ इज फुल ऑफ स्टोरीज। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ रेस्टलेस पर्सन ऑल्सो, माई स्टार इज़ लिब्रा, और हम लोग यही होता है कि आफ्टर 2-3 years आई गेट फेड अप ऑफ वन थिंग, तो आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। पहले आई वॉज इन टू एजुकेशन, मैं यूनिवर्सिटी टीचिंग करती रही, जब मेरा गोल्ड मेडल मिला उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो गई थी, एंड आई अप्लाइड फॉर आर्मी। आई हैड अ रियली बैड एक्सीडेंट, मेरा आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, हम सबकी जिंदगी में ना कोई टर्निंग पॉइंट होता जी है। जी जी जी, और हमारी जिंदगी में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। सो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट आर्मी में सिलेक्शन हो चुका था एज एन एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर, और सिर्फ लास्ट इंटरव्यूज़ रह गए थे। वी वर गोइंग बैक टू कराची, मेरा बेटा था तब भी 1 साल का, तो मैं उसको कराची छोड़ना जा रही थी। एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, मेरी टांग में रॉड भी है, तो और पूरा यहाँ से फेस कट गया था। आई डिड नॉट नो कि जब एक्सीडेंट हुआ अगले दिन आऊँगी तो आँख पे भी, मतलब आँख में से भी शीशे निकल रहे थे मेरे। तो वो जो था ना, उसके बाद आई पिक माई सेल्फ अप। छोटा सा बेटा था मेरा, 1 साल का बेटा था, तो मैं जो है ना रेस्टलेस थी कि क्या करूँगी मैं इससे। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत करके ख़ुद को जब मैंने रीगेन किया, देन आई अप्लाइड इन नेवी, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे भी ट्रेनिंग की, राइफल उठा के, शूटिंग भी उसी का पार्ट था। और तो आई वाज लाइक, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर्स को वहाँ बताया तक भी नहीं था कि आई हैव दिस इशू, कि कहीं मुझे वो निकाल ना दे, बिकॉज आई हैव दिस मच एम्बिशन इन माई सेल्फ। ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम इतने टाइम से दूसरे को जानते, बट आई नेवर न्यू दिस। बहुत मैंने आपको बताया कि आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग व्हिच जो मैंने किसी और शोज पे नहीं बताया। आज ऐसी बहुत सारी बातें जो आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे मजीद आपका और भी घर देखना है, प्लीज हमें दिखाएं। अच्छा, अब हम आपके घर के किस हिस्से की तरफ जा रहे हैं? हम वेजिटेबल गार्डन, जो किचन गार्डन भी कहलाता है। ओके, सो ये है आपका किचन गार्डन। जी जी बिल्कुल। और ये कितना बड़ा है, यहाँ पे कौन कौन से जो है वो फल हैं और सब्जियां हैं? फलों में मेरे पास मैंने आम का दरख्त था, वो तो पीछे था यहाँ पर। ओके। और सीजनल है वो। उसके बाद लीमू यहाँ पे लगे हुए हैं। वो देखें, और टमाटर हैं, ये सारे टमाटर हैं, बैंगन लगे हुए हैं, ठीक है, हरी मिर्च लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है इस वक्त देसी टमाटर। जी टमाटर। कितना अच्छा लग रहा है कि ढेर सारी सब्जियां हैं। तो बाहर से अब नहीं आती सब्जियां, घर की खाते हैं? मोस्टली घर की खाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि साफ सुथरा पानी होता है, अपने पता होता है किस तरह किस में इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। वैसे जिस कदर स्पेशियस घर है, सर्दियों में तो यहाँ बैठने का सुबह में कितना मजा आता है। बहुत अच्छी धूप, लेकिन टाइम नहीं होता। चले लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के कोने कोने से आई हैं और दुनिया के कोने कोने से आई हैं। कोने से, जी बिल्कुल। तो इस कॉर्नर में कौन सी चीज किस मुल्क से आई? इसमें ये जो मास्क हैं, ये अफ्रीका एंड आइवरी कोस्ट, and this mask is from Malaysia. This is a famous lamp जो टर्की से, और जो मुझे लाने में इसको दिक्कत हुई है, I can't tell you। और ये किस आर्टिस्ट? अजहर जी, ये अजहर आर्टिस्ट है, कैलीग्राफी इनकी ये इस कलर से कोऑर्डिनेट करके मैंने यहाँ पे एंट्रेंस पे लगाई थी। पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, एवरीथिंग। I told you, जो भी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। हाँ। और साथ में जनाब ये कुछ स्कल्पचर्स भी हैं। जी, ये स्कल्पचर्स वगैरह हैं, ये भी दे आर फ्रॉम अफ्रीका, और माँ से कोऑर्डिनेटेड करके ये मैंने अफ्रीका की चीजें भी हैं, इजिप्ट की चीजें भी हैं, टर्की की चीजें भी हैं, पाकिस्तानी चीजें भी हैं। एंड दिस मिरर, ओके, सो वी आर गोइंग इन व्हिच डायरेक्शन? We are going in the drawing room. आइए जरा आपको दिखाते हैं इनका ड्राइंग रूम। चलिए लेट्स गो। ये ड्राइंग रूम एरिया है। दिस इज सो स्पेशियस माशाल्लाह। ये किसकी चॉइस है कलर थीम की? कलर चॉइस ऑब्वियसली मेरी है। अच्छा, कोविड में बहुत सारे DIY आपने प्रोजेक्ट्स तो किए, बट टेल मी अबाउट बिजनेस आल्सो, कि बिजनेस तो सबका जो है वो कोलैप्स किया था, बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। मैंने लेकिन आपको देखा, आप बड़ी एक्टिव थी, आपका ब्रांड बड़ा एक्टिव था, लोगों की खरीदारी भी इट वाज ओके। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने? देखिए, कोविड सिचुएशन ऐसी थी, पहले 15 दिन
तो बिल्कुल ही जो है ना क्लोज था सारा कुछ, सारे मॉल्स क्लोज थे। वी वर ऑल्सो एंजॉइंग आवर फैमिली टाइम, कि बहुत अरसे बाद ऐसा टाइम मिला है। और लेकिन ये एक लिमिट होती है ना, व्हेन वी गॉट बोर्ड, अभी 1-2 हफ्ते के बाद अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, ऑर्डर्स भी कोई नहीं आ रहे थे, बिजनेस बंद जा रहा था सारा, तो कब तक वो सर्वाइव करें, देयर इज अ लिमिट टू लेजर टाइम। फिर हमने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि हमने ऑलमोस्ट अपना स्टॉक जो सारा पड़ा हुआ था उनके पिक्चर्स करवाएं और सारे हमने उनको ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे कर दिया, ठीक है, 50 ऑफ कर दिया। हमारी काफ़ी अच्छी सेल हो गई। रमज़ान के दिन में तो हम लोग फिर अफ्तारी से लेकर सहरी तक लोगों के ऑर्डर्स ही माशाल्लाह से लेते रहे। उसके बाद से ये ऐसा ऑनलाइन चला है कि इससे मुझे सुकून नहीं लेने दिया। मैंने देखा भी है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज़ आई थिंक आपकी शायद एक ही आउटलेट थी पहले। जी, पहले एक आउटलेट भी नहीं थी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो आई यूज्ड टू स्टॉक ए डिफरेंट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स। फिर मैंने वहाँ स्टोर्स से फिर अपना एक 2018 में लाहौर में खोला था एम्पोरियम में, और अभी सेंटोरस में भी एक चल रहा है, PFDC पे भी है। मिस करती हैं टीचिंग की दुनिया को और पाकिस्तान नेवी को? उनके भी तो अपना एक चार्म होता होगा ना, या नहीं आता भी याद? नहीं, बहुत याद आता है। जी, सबसे ज़्यादा टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में आप व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द यंगर जनरेशन, यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम देम। फिर जब मैं नेवी में थी तो आई यूज्ड टू टीच ऑफिसर्स फ्रॉम ब्रदरली कंट्रीज। अज़रबैजान के थे हमारे पास, सऊदी अरब के ऑफिसर्स आते थे नेवी के। मेरा अभी भी दिल चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाऊँ। तो क्या तैयार हैं हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए? जी, डेफिनेटली। ओके, 3 पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उसमें से किसी एक का आपने ड्रेस डिज़ाइन करना है, तो आप किसके लिए राज़ी होंगी? उज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, या फिर हिना रब्बानी खाई साहिबा? हिना रब्बानी। हाँ। जी, वो मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं, और हर नॉलेज एंड हर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। एक्टिंग का शौक है? नहीं, ड्रामा देखने का शौक है? यस। आयजा खान को या एमन खान, इनमें से किसको एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए? आपने चॉइसेस ही 2 दी हैं। तो नहीं, आयजा खान तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। हाँ, डेफिनेटली। एमन को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके सामने 2 डिशेस रखी हों, उसमें से किसको खाना पसंद करेंगे और किसको कहेंगे कि कोई और खा ले? पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। हाँ, कराची। अच्छा, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, आपको किस पॉलिटिशियन की फैशन सेंस बहुत बेहतर लगती है, मेल एंड फीमेल बोथ? अच्छा, मरीम नवाज बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। हाँ, वो अच्छी लगती है मुझे, स्टाइल अच्छा है उनका कपड़ों का। तो यानी आप बड़ी एक्टिव रहती हैं? हाँ, मैं देखती रहती हूँ। स्टॉक किसको करती हैं कि अच्छा इसको भी देखूंगी कर क्या रही है? होता है कोई? मैं भी करती हूँ वैसे। वालिया नजीब। हाँ, वालिया नजीब, वो वैसे मुझे अच्छी लगती है। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है। रुमैसा खान कराची की हैं, वो उसके बहुत फनी से होती हैं, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। So this is one of the area जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा इनका। ये अगेन एक पेंटर से इन्होंने खरीदे हैं, और ये मुल्तान के हैं। वो भी एक एरिया है। ये चीज़ें आई थिंक दिस इज फ्रॉम मुल्तान। हाँ, दिस इज फ्रॉम मुल्तान। ये भी हैंडमेड बना हुआ है सारा। ये टर्की के हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर ब्रेकफास्ट, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें और नजर आ रही हैं, स्कल्पचर्स हैं। आई थिंक ये शायद साउथ अफ्रीका। जी, ये साउथ अफ्रीका से है। इसकी भी डिटेलिंग देखें कितनी अच्छी है। अच्छा, और वो इसने ये देखें एक दिखाया हुआ है कि ये पीछे इसने एनिमल डाला हुआ है, वो जिसको शिकार करके ला रहा है, एंड देन ही हैज दिस स्टिक्स अराउंड इसके, ये सारी हैं। तो ये अफ्रीका की डिटेलिंग है। मैं इस घर में आई हूँ अभी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, but I think this place has gotten a special place in my heart because this is very very artistic। यार, ये बहुत खूबसूरत है। आप ये कभी मत चेंज कीजिए। Let's have पास्ता या अल्फ्रेडो पास्ता। मैंने ही बनाया, मेरी रेसिपी है, बनाया मेरे हाउस हेल्प ने है। लेकिन सुबह आप देख रहे हैं, आप प्लीज ये देखें जिस तरीके से इन्होंने टेबल सेट किया है। आई लव एवरीथिंग। इतने दिल से कोई करता है ना, वो जिस तरह इन्होंने घर को सेट किया हुआ दिल से, बिल्कुल वैसे आज इन्होंने हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किया। फ्रूट्स, बेक्ड बीन्स और चीज ऑमलेट, हमारा अंग्रेजी, और द सैंडविचेस एंड देन टिक्का बोटी। सो टुडे वी हैड दिस अंग्रेजी नाश्ता। एग्जैक्टली, वो मैंने क्या बात है। बिफोर आई रैप अप द शो, आई रियली वांट टू आस्क यू वन थिंग कि आपने बड़ा ग्रो किया इन 7 सालों के अंदर, और ऐसी क्या एडिशन है जो आप अपने ब्रांड के अंदर देखती हैं, करना चाहती हैं, यू थिंक यार ये भी करनी है, मुझे एक्सपेंड करना है, आई वांट टू ऐड दिस आल्सो?
एक्चुअली लग्जरी पेट में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है एंड दे आर मोर चैलेंजिंग। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अभी जो है ना ब्राइडल में भी आऊँ, फॉर्मल में भी आऊँ, जिसमें यू नो आई वुड हैव सम स्कोप फॉर डिजाइन। एग्जैक्टली। आज का शो बड़ा खास था। हमने बहुत सारी बातें की कि हाँ, अगर आप भी घर के अंदर हैं तो यकीन करें आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारे दोस्त देख रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर हर चीज़ में आपका शौक है ना, तो शौक के लिए थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से आउट होना ही पड़ता है। बिल्कुल, और जो सोचोगे वो कर गुजरोगे। आज की शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हवाले से। वफाकी बजट के बाद भी अगर हम बात करें तो मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। महंगाई का तूफान बदस्तूर जारी है। वजीर आजम के नोटिस के बावजूद लोड शेडिंग बढ़ गई है। महंगी बिजली मजीद 4 रुपये महंगी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मजीद इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं, जबकि वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 19 और डीजल पर 53 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है और IMF का मुतालबा है कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। हमें मजीद फैसले लेने पड़ेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 19 रुपए पेट्रोल और 53 रुपए डीजल बढ़ने के लिए तैयार है। ग्राउंड बनाया जा रहा है ना। कड़ी शराइत के बावजूद जी IMF हुकूमत से खुश नहीं है और ये मिफ्ता इस्माइल की बहुत बड़ी नाकामी है, चूंकि अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि पहले कहते थे कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया जाए तो मैं मुआहिदा कर लूंगा, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। खैर, कर्ज बहाली प्रोग्राम ताखीर का शिकार है जो IMF की जानिब से हमें मिलना है, जो हमारा एक मुआहिदा चल रहा है और इसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल है। आइंदा माह जो शरह सूद है इस पर मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रुपया अपनी कदर तेजी से खो रहा है। दूसरी जानिब हम 5% पे GDP भी एक्सपेक्ट करें तो कैसे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा। अमरीकी करेंसी टफ टाइम दिए जा रही है पाकिस्तान को। और स्टॉक मार्केट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस बारे में हमने बात भी करनी है। पहले दिन ही शदीद मंदी का शिकार रहा कारोबारी हफ्ते के, और ये 19 माह की कम तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है और सरमायाकारों को रिपोर्टेडली ऑलमोस्ट 178 बिलियन 178 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती मौजूद हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। उनसे जरा एक तो आज की सूरत हाल पूछते हैं, देन फर्दर मार्केट बिहेवियर भी पूछ लेते हैं। एहतशाम, सबसे पहले तो हमें बताइए आज मार्केट कैसे एक्ट कर रही है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? जी, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ से ही उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और एक मौका पर 80 पॉइंट्स की मंदी और फिर बाद अज़ां 62 पॉइंट की तेज़ी भी रूनुमा हुई है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको बोर्ड बताएं कि इस वक्त क्या हाल है। इस वक्त 21 पॉइंट की मंदी से 100 इंडेक्स 40,858 पे ट्रेड कर रहा है। ये सारे जो मामलात हैं ये IMF की बजट में इजाफी इक़दामात पर जो ज़ोर दिया गया है उससे ये ख़तरा पैदा हो गया है कि IMF से जो IMF का प्रोग्राम में जो शमूलियत है उसमें ताख़ीर हो सकती है और उस ताख़ीर से पाकिस्तान को जो कर्ज़ों की किस्त है उसके अजरा में भी ताख़ीर के इम्कानात हैं। पाकिस्तान चूँकि पहले ही मालियाती बहरान से दो चार है, यही वजह है कि आज मार्केट रुपये की कदर में तसलसल के साथ तनज़्ज़ुली हो रही है और आज भी डॉलर की कदर मजीद बढ़ कर के 205 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जैसे कि डिटेल्स हम देख सकते हैं, 72 कंपनीज इस वक्त इन ट्रेड हैं। इसमें बाहर के इन्वेस्टर्स कितने हैं और बाहर की कंपनीज या बाहर के इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, अगर मैं सीधे अल्फाज में पूछूं आपसे, क्या है इस वक्त? क्या उनका कोई रुझान है पाकिस्तान की मार्केट में? जी, पाकिस्तान में ये मुसलसल 5वां साल है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से तसलसल के साथ सरमाए का इनखला जारी है और फिलवक्त बमुश्किल $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो गैर मुल्कियों की रह गई है। इसकी बुनियादी वजह भी रुपये की कदर में तसलसल के साथ तनज़्ज़ुली या उतार चढ़ाव है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार मार्केट में
रुपए में मुनाफा कमाते हैं, और जब वो रुपए की कदर में तनज़ुली होती है जी, जी, जी। तो वो उनके मुनाफा मुतासर होता तो है। यहाँ पे जो सरमायाकार जिस वजह है, से एहतिशाम, वो मार्केट से आपकी बात भी हुई है, लोगों का क्या सेंटिमेंट है मार्केट की बेहतरी के लिए, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैसले तो हुकूमत ने मुश्किल लेने थे, वो लिए हैं। क्या लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ IMF के साथ हमारे मुआहदे को ही देख रहे हैं कि उसमें फर्दर एक्सटेंशन हो तो आगे मामलात बढ़ेंगे? जी, फिल वक्त तो जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो IMF से मुआहदे के ही मुंतज़िर हैं, चूँकि पाकिस्तान को रवां साल तकरीबन 41 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिसमें बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ भी शामिल हैं। ये जब तक हम IMF के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे उस वक्त तक मालियाती बहरान जारी रहेगा, और IMF के प्रोग्राम में शमूलियत से हमें उम्मीद है, सरमायाकारों को भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और वो दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी बाकी मानदा कर्ज़ों का मिलने का इम्कान है। ठीक हो गया। एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ हौसला अफजा नहीं है सिचुएशन, फॉरेनर्स के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टर के हवाले से भी बात कर रहे थे। एहतिशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान में आपको मालूम है, हर लिहाज से अगर किसी इलाके को मुनफरिद कहा जा सकता है, या मुझ समेत बहुत सारे लोग जो एक इलाके में जाना चाहते हैं, वो वादी कैलाश है, या कैलाश की वादी जिसे कहा जाता है, कैलाश भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ पे कैलाश में एक कैलाशा कबीला है, और अपने रसूम व रवाज और जो सकाफत है इसकी, इस हवाले से मुनफरिद तशख़्ख़ुस का हामिल है। जब भी इस इलाके में जाया जाए तो वहाँ के जो मजहबी अकायद हैं, उनकी सकाफत है, कोशिश करें कि इनका जितना एहतराम मुमकिन है वो करें। कैलाशा लोगों का एक बहुत बड़ा गिला ये भी रहता है, जो हम तक पहुंचता रहता है, कि जो भी आता है यहाँ पे वो बिला इजाज़त उनकी तस्वीरें बनाता है, और यही वजह है कि शायद जो कैलाशा के लोग हैं वो कैमरे से छुपते फिरते हैं। और इस बात को ऐसे समझने की कोशिश की जा सकती है कि हमारे जो घर वाले हैं वो रोज़मर्रा कोई काम कर रहे हों, किसी काम में मसरूफ़ हों, हमारी माँ जानवरों के लिए खेतों में चारा काट रही हों, तो ऐसे सैकड़ों रोज़ लोग आएँ, अजनबी लोग आएँ और वो तस्वीरें बनाएँ, तो यकीनी तौर पर हमें बहुत मायूब लगेगा। एग्जैक्टली। और ये ओवरऑल अगर इस कबीले के हवाले से बात करें तो ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत सादा तबीयत के लोग होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा शर्मीले भी होते हैं। वकार भाई, चूँकि आपको पता है एक एडवेंचर पे निकले हुए, वो भी इस वक्त कैलाश गए हैं और वहाँ पर उन लोगों में घुल मिल गए हैं। बहुत ही कम लोगों को आपने कैलाशा कबीले के देखा होगा जो कैमरे के सामने बात करते हैं। हम उनकी वीडियोस, पिक्चर्स तो देखते रहते हैं, लेकिन स्टिल वकार अहमद भाई इस वक्त एक कैलाशा की एक बच्ची के साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। जी वकार भाई। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैलाश। और कैलाश में हूँ, कैलाश की वादी में हूँ, इमरान अरमला। बहुत सुबह का वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मेरे साथ कैलाश की एक बच्ची है जो बहुत प्यारी है, और सारी बच्चियाँ प्यारी हैं, यहाँ पे सारे बच्चे ही प्यारे हैं। इस बच्ची का नाम अरमला गुले गुलजार है। आपका नाम गुले गुलजार है, कितना खूबसूरत नाम है। और ये इसका पहनावा है वो सारा खुद ही गुले गुलजार है। तो थोड़ी सी इनसे बात करेंगे ताकि आपकी सुबह को हम रिफ़्रेश कर दें। गुले गुलजार, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में पढ़ती है भाई, आप ये नोट कर लें। गुले गुलजार 5th में पढ़ती है और बहुत लायक बच्ची है। क्या आप लायक बच्ची हैं? हाँ। लायक बच्ची भी है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं। इमरान हसन जी, क्या बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं? You can see that. अच्छा, उसके बाद गुले गुलजार जो हैं, ये इनको उर्दू, आपको उर्दू और मैथ और साइंस, इसमें क्या अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं। उर्दू इनको बहुत अच्छी लगती है, और इनकी उर्दू है भी अच्छी। ज़रा शर्माती हैं इसलिए ज़रा ज़्यादा बात नहीं कर रही। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको स्कूल जब आप जाती हैं, और तो स्कूल से सुबह का वक्त क्या होता है, यानी जब अभी आप स्कूल किस टाइम पे जाती हैं, कब छुट्टी करती हैं? 8 बजे जाती हूँ, 12 बजे को छुट्टी होती है। 12 बजे के बाद गुले गुलजार मुझे बताइए कि आप 12 बजे के बाद क्या करती हैं शाम तक? 12 बजे के बाद पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर नहीं, 12 बजे से शाम तक आप पढ़ाई करती रहती हैं? नहीं, 12 बजे से लेके 5 बजे तक। 12 बजे से लेके 5 बजे तक। सुबह बच्ची 8 बजे स्कूल जाती है, 12 बजे तक जाती, स्कूल से छुट्टी होती है, 5 बजे तक पढ़ती है। ये होता है मेहनती बच्चे। इतनी मेहनती बच्ची आप। अच्छा, आप खेलती क्या हैं? आपके खेल कौन कौन से हैं? एक फुटबॉल फुटबॉल खेलती है गुले गुलजार। और टेनिस
टेनिस खेलती है वाओ। गुली गुलजार, और क्रिकेट क्रिकेट खेलती कोई है। खेल छोड़ा भी है गुले गुलजार? सब खेलती इंडियन है। क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल। अच्छा, आप इतना अच्छा, मतलब आप तो सारी अच्छी स्पोर्ट्स खेलती हैं गुली गुलजार। आपके स्कूल का नाम क्या है? GKPS बुंबुरेत। अच्छा, और ये बताएं कि आपको ये ड्रेस जो है ये आपको अच्छे लगते हैं? हाँ हैं, बहुत अच्छे हैं ना। हाँ और आपने कभी गुली गुलजार नाम सुना है लाहौर का? हाँ सुना है। कैसा है? आपको कहीं आपने टीवी पे देखा है लाहौर? नहीं किताब में। हैं, क्या किया? किताब में लाहौर के बारे में इन्होंने पढ़ा हुआ है। गुली गुलजार, ये बताएं कि आपको टीवी आपने वैसे कभी देखती हैं? थोड़ा बहुत हाँ कभी कभी देखती हूँ। टीवी भी देखती हैं, तो टीवी में आपको क्या अच्छा लगता है? कार्टून्स। कार्टून्स। इनको कार्टून्स अच्छे लगते हैं, मुझे भी देख इसलिए मुस्कुरा रही है। अच्छा, कार्टून्स में आपको क्या अच्छा लगता है? कार्टून्स तो बहुत सारे होते हैं, कोई खास कार्टून अच्छा लगता है आपको? देखियो। कौन सा? देखियो। जो नाज़रीन जानते हैं उनको पता चल गया होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कोई अच्छा कार्टून होगा ना, है ना? बहुत अच्छा कार्टून है वो। हाय। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, कोई कुछ खाना बनाती हैं आप? हाँ दाल बनाना जानती। दाल बनाना जानती। नॉट बैड। गुलजार, मुझे बताएं कि हमारे साथ इस वक्त अरमला हसन है, हमारी एंकर हैं ऊपर ना, उधर ना, और टीवी पे बैठी हैं। तो अरमला जो है वो कहती हैं कि उन्होंने ये वाला ड्रेस पहनना है। हाँ, ठीक है? प्लीज। तो ये वाला ड्रेस जो है मैं यहाँ से खरीद के लेके जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल इजाजत है। आपको इजाजत है। मुझे इजाजत है। गुल गुलजार की तरफ से मुझे अरमला इजाजत है। बेस्ट यहाँ से हो गया। मैं ड्रेस लेके जा सकता हूँ। अब पैसे किस तरह आपने ट्रांसफर करने हैं ये वो आपका और मेरा हिसाब है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके गुल गुलजार। वेलकम। वेलकम। थैंक यू गुल गुलजार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत अच्छी उर्दू इमरान, और बहुत अच्छी, मजा आ गया होगा भाई। बहुत वेरी अच्छी गुड उर्दू थी, बहुत रवानगी से बच्ची बोलती है। और यहाँ पे जनरली जो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वहाँ पे जनरली कराची जो लोग हैं वो बोलते हैं। बमूरत जो है वो कोई ऐसा, हम जनरली हमारे ज़हन में कोई ख़ास शक्ल होती है कि शायद कोई पसमानदगी है या नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे खुशहाली भी आपको नज़र आती है। और इसको सफ़र शर्क में हम बहुत डिटेल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपकी इसको सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, रिफ्रेशिंग बनाने के लिए गुल गुलजार चली गई। गुल गुलजार को हमने जहमत दी थी, तो थैंक यू और गुड बस मॉर्निंग। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच वकार भाई। गुले गुलजार ने आपको इजाजत दी है कि आप ये आउटफिट लेकर आए। मेरी तरफ से भी आपको इजाजत है कि आप मेरे लिए ले आए, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं वैसे पहने। और मुझे अपना ही कोई पहनी हुई कोई चीज़ दे दीजिएगा, मैं सोवेनियर रख लूँगा कि आप किस तारीखी दौरे पे आपने ये पहनी थी। खैर, वकार अहमद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे ऑल द वे फ्रॉम कैलाशा कबीला की एक बच्ची से बात कर रहे थे। आई होप यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेनी है? यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लें जी ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा ही है ना? हाँ, आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, राइट। सो इसमें हम कुछ आपका मौसीकी के साथ थोड़ा तारुफ करा देते हैं। बीच में 2-4 दिन गुजर जाए ना, हम खुद थोड़ा ड्राई महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि यार कोई गाने वाने नहीं आए अपने शो में। और यंग टैलेंट को हम बुलाते रहते हैं, अच्छे गाने वाले यंग सिंगर्स जो है वो हमारे शो का हिस्सा होते हैं। आज शोजा एहसान है हमारे साथ, बहुत सुरीला गाते हैं। अभी हमने थोड़ा सा इनको सुना भी, और इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली में भी है सिंगिंग, इनके भाई भी गाते हैं। और जब हम इनको सुनेंगे तो फिर पता चल जाएगा मजीद कि कितना अच्छा गाते हैं और कैसा टैलेंट है। शोजा, वेलकम, क्या हाल है? जी थैंक यू वेरी मच। हमने तो आपका तारुफ बहुत अच्छा करा दिया, मतलब कोई प्रेशर पड़ा है आप पे इस बात का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करनी चाहिए। दैट्स लाइक अ गुड आर्टिस्ट। अच्छा होता है बंदे को अपने नाम, बल्कि भाई जो अली अब्बास हैं वो भी होता है ना, कभी बड़ी तारीफ हो जाए, मेजबान इतनी तारीफ कर दे तो बंदा प्रेशर में, और फिर ऑन ही बेसुरी बज गई, होता ना इस तरह से? ऐसा नहीं होता? फिर अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो फिर हो जाता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस से नहीं होता? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। या प्राउड ही नहीं होना चाहिए। अच्छा शुजा, अपने सिंगिंग के हवाले से बताएं, कब से गा रहे हैं गाने और किस तरह के गाने आप ज़्यादा गाते हैं? गाने, ये तो बड़ी वैसी मशहूर बात है कि आर्टिस्ट बचपन से ही आर्टिस्ट होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही है, मगर थोड़ा हम बस एक्सीडेंटली आए हैं इस तरफ। अच्छा। तो बिल्कुल मुझे क्रिकेट का शौक था, मगर बस वो एक्सीडेंट क्या हुआ? मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ किसी ने दिल तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हें दोस्त समझता हूँ। मैं, हमारा स्पोर्ट्स गाला था इंटरमीडिएट में। अच्छा। तो मैं स्टेडियम में मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो हमारे जो हेड प्रिंसिपल थे उन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि
अभी सिंगिंग कंपटीशन होगा। अच्छा। तो मेरे क्लासमेट्स को पता था ये गा लेता है थोड़ा बहुत। अच्छा। मगर मुझे शौक मतलब था नहीं कि मैं इस तरफ आऊँगा, तो मेरा नाम उन्होंने दे दिया। खैर वो मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैंने गाया, मुझे गाने भी 4-5 याद थे। खैर एट द एंड ऑफ द डे मैं कंपटीशन विन कर गया। तो फिर जब मुझे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन मुझे वो मिला एक बड़ी ट्रॉफ़ी, तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मुझे करना चाहिए, इज़्ज़त भी मिलती है, लोग अच्छा प्यार करते हैं। फिर करते करते अल्लाह ने बस जहाँ रिस्क लिखा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप सिंगर बनना चाहते हैं, जब भी आप कोई कॉन्सर्ट देखते हैं या स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं, तो आपका दिल करता है कि इस क्राउड के सामने काश मैं होता, या मैं ऐसा क्राउड। ऐसा होता था बिल्कुल। और इसी तरह जब आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और जब भी कोई प्लेयर बहुत अच्छा रन करता है, तो आप ख्यालों में वही इनिंग आप खेल रहे होते हैं कि मैं ऐसे मारता। नहीं ऐसा मैं, तो आप में ज्यादा फील कौन सी आती है? बीइंग अ क्रिकेटर लगता है यार क्रिकेटर होना चाहिए था, या सिंगर बड़े मुझे स्टेज पे? सिंगर का बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम तरसते थे कि स्टेडियम के अंदर कब जाएंगे। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ऐसी जगह पे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं कि हमें क्रिकेटर्स बैठ के सुन रहे होते हैं। अच्छा शुजा, आपकी बातें तो बहुत कर ली हमने, बहुत सारी बातें कर ली, अब हमने गाने सुनाए जरा, लोगों को पता चले फिर उसके बाद। सूफी कुछ सुना सुबह सुबह का टाइम है तो। जरूर एनीथिंग। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलई के, 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 बात अधम कह दिली रे मोसे नैना मिलई के, बात अधम कह दिली रे मोसे नैना मिलई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दिली रे मोसे नैना मिलई के, अपनी सी रंग दिली रे मोसे नैना मिलई के। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अभी इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं है। नहीं ऑब्वियसली सुबह सुबह वैसे भी गाना मुश्किल होता है, जितना आपने गा दी ये बहुत है। अल्लाह सुबह गाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, अच्छा तो आपका जो आवाज़ का टेक्सचर है ये तो बड़ा कोई पॉप रॉक टाइप तो नहीं है, ये थोड़ा सॉफ्ट सा टेक्सचर है, मतलब थोड़ा तो फिल्मी गाने या OSTs टाइप ऐसा कुछ गाना। रिसेंटली एक ब्रांड का OST गाया था, एक वो क्लोथिंग ब्रांड था इंटरनेशनल, तो वैसे बिल्कुल मेरा सॉफ्ट टेक्सचर है, मगर जब मैं फील्ड में आया, जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे फील हुआ कि इस टेक्सचर से पैसे नहीं कमाए जा सकेंगे। ठीक है। तो फिर मुझे ट्रेंड के साथ चलना पड़ा, फिर मैं थोड़ा भंगड़ा रॉक की तरफ आ गया। अच्छा वैसे मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, जो भी अच्छा गाना जिस किस्म की आवाज़ के साथ गाया जाए, आप देखिए कि हर किस्म का सिंगर मशहूर है, कुछ भंगड़ा के लोग हैं वो भी स्टार्स हैं, मुझे गाने वाले हैं वो भी स्टार्स हैं। कि तो आई थिंक आप अपने आवाज़ के मुताबिक जैसी अच्छी चीज़ वो मैं करता हूँ बिल्कुल। हाँ, वो लोग मैं सुनते हैं, क्योंकि ऑडियंस हर किस्म की है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं थोड़ा अपने अंदर वर्सेटैलिटी रखता हूँ, और वर्सेटैलिटी मतलब मुझे हर मैदान में बचा जाती है अल्लाह की मदद से। तो लाइव शोज करते हो आप आजकल? कर रहे हो? लाइव कॉन्सर्ट्स से ही घर चलाते हैं। अच्छा घर चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, घर मैंने नया बनाया बल्कि अपना। जबरदस्त। शुजा, आपने अभी हमें थोड़ा सूफियाना कलाम तो सुनाया, अभी आप पॉप रॉक और इस तरह की भंगड़ा फील का कह रहे थे, तो इस तरह का भी सुना दे। ओके, ये गाना था बड़ा वायरल हुआ, तो खैर वो रिकॉर्डेड मेरा है, वैसे ओरिजिनली मेरा नहीं है। ठीक है। ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ क्योंकि झूठा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जबरदस्त, अच्छी बात है। भा लगा इश्क ये, ओ भा लगा इश्क ये, ओ बर्फ वाला ठिया नहीं, जिया 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 नहीं, ओ घर बंज गया नहीं, जिया 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 नहीं, ओ घर बंज। और इसका एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे बड़ा पसंद है। असा तुसा हो दिया हो, असा तुसा हो दिया, ओ दिल सुनी
शिया नहीं, वाह जी वाह, क्या बात है। जिया जिया जबरदस्त। जिया नहीं। तो एक गाने को बहुत ज़्यादा मशहूर करने के लिए, उसके मशहूर होने के लिए आपके ख्याल में क्या ज़रूरी है शुजा? ऐसा क्या होना चाहिए गाने में जो उसको सिर्फ अल्लाह का makes a करम, song a big song? अल्लाह का तरस होना चाहिए। आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ हम देखते हैं कि कोई ऐसी, अब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोट की हैं कि कुछ बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके गाने इतने वायरल हैं, इतने गाने वायरल हैं, जब हम कुछ ना कुछ तो होता होगा ना स्टेज पे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो स्टेज पे जीरो होते हैं। बस ये अल्लाह का खास वैसे तरस होता है। आपको आई थिंक मालूम ही होगा कि अब तो कैटेगरीज डिफरेंट हो गई हैं। आप सिंगर सिर्फ एक कैटेगरी नहीं बन गई, हालांकि मैं इसके खास हक में नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन अब कुछ लोग हैं वो स्टेज के सिंगर्स हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेज के सिंगर्स है, कुछ लोगों को कहा जाता है ये सिर्फ स्टूडियो का सिंगर है, कुछ लोगों को कहा जाता है सिर्फ प्लेबैक सिंगर है। यानी कि आप इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे चीजें मॉडर्न हो रही हैं। हालांकि आर्टिस्ट ही होता है कहीं भी, लेकिन मॉडर्न मेरे ख्याल में इस दौर में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कहने का कि समबडी, अब जैसे एक डीजे है वो भी परफॉर्म करता है और एक सिंगर है वो भी परफॉर्म करता है। अब डीजे गाता नहीं है बट वो परफॉर्म करता है। अब एक एग्जांपल है, वैसे थोड़ा ऑकवर्ड ही लगेगा, मगर एक फिर ना सिंगर है, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं वो भी बड़े, अच्छा, तो वो ऐसे गा रहे थे स्टेज पे, ये तो एक बंदा आया, वो 500 के नोट फेंकने लग पड़ा। उन्होंने कहा जस्ट स्टॉप इट, ऐसा नहीं करें। उनको नहीं अच्छा लगा। तो हम मतलब बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं कि हमें ना हो रहे हो तो हम कहते हैं यार क्या है, कसम। ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया शुजा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा गाइए, गाते रहिए और एंटरटेन करते रहिए। शुजा को आपने सुना, अल्लाह सुब हमने का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं मौसीकी का, कैसा लगा ये तो आपको ही पता होगा, आप बताएंगे हमें। अभी हमने शो खत्म, बिल्कुल आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। फीडबैक एज यूजुअल आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।